नमस्कार, गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद। मैं शशांक आप सबके लिए लेकर आया हूँ 11 जून के द हिंदू, डाउन टू अर्थ और द इंडियन एक्सप्रेस के करंट अफेयर्स। सो आई होप कि आप लोग अपना पिछला जितना भी करंट अफेयर्स है उसे आप लोग अपना रिवाइज कर रहे होंगे। ठीक है, सो आई वेलकम यू ऑल टू आवर यूट्यूब चैनल विच इज़ स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हमारा फर्स्ट टॉपिक जो आज का निकल के आता है वो आता है विच इज लिंक्ड टू योर जीएस पेपर 3, GS3 साइंस एंड टेक। ठीक है, सो न्यूज आ रही है 3 स्टेट्स रीबर्थ डायरेक्टिव टू टेस्ट ट्रांसजेनिक कॉटन। हमें ट्रांसजेनिक कॉटन के बारे में पढ़ना है और जीएम क्रॉप्स क्या होते हैं इसके बारे में पढ़ना है, प्लस GEAC ये जो कमेटी है ये क्या है और ये किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है हमें ये भी पढ़ना है। ठीक है, सो देखते हैं। ये न्यूज़ हो गई। सो मैं अगर बात करूं GEAC की, विच इज सेंटर फॉर जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमिटी। ओके, सेंटर फॉर जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी। सो इस कमेटी में क्या होता है, बेसिकली ये जो संस्था है, ये जो कमेटी है, ये टेस्ट करती है न्यू काइंड ऑफ ट्रांसजेनिक कॉटन को। ठीक है, या फिर कोई भी अगर जीएम क्रॉप विच इज जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप अगर मार्केट में लॉन्च होता है, ओके, सो उसको पहले टेस्ट किया जाता है। और वो टेस्ट कौन करता है? वो टेस्ट करता है जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी। ओके, नाउ ये जो है दिस इज डेवलप्ड बाय हैदराबाद बेस्ड बायोसीड रिसर्च इंडिया एंड इट कंटेन्स जो ट्रांसजेनिक कॉटन है इसमें CRY2AI, इसमें CRY2AI का यूज हुआ है। अब ये CRY2AI क्या है? सो बेसिकली CRY2AI एक तरह का आपका रेजिस्टेंट है। ठीक है, दिस इज ए बेसिकली अ जीन। ये जीन क्या करता है, ये जितने भी पेस्ट्स हैं और जितने भी आपके जो भी आपके वॉर्म्स हो गए, ठीक है, उनको ये अपने ऊपर से हटाता है। सो ये क्या है, दिस इज योर बेसिकली अ जीन और इसका पर्पस क्या होता है? टू रेजिस्ट पेस्ट्स। और यहाँ पे एक पेस्ट का नाम भी दिया हुआ है विच इज पिंक बॉल वॉर्म। अब एग्जाम में पूछा जा सकता है कि व्हाट इज पिंक बॉल वॉर्म। सो अगर किसने ये टॉपिक पढ़ा होगा सो वो इसका आंसर कर पाएगा। पिंक बॉल वॉर्म इज बेसिकली ए पेस्ट। ठीक है, और CRY2AI क्या है? CRY2AI बेसिकली एक तरह का जीन है जो कि ट्रांसजेनिक कॉटन में यूज होता है। ओके, इतना क्लियर है? नाउ अब बात करते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी की। सो इसका मेन वर्क क्या होता है? सो इसका मेन वर्क होता है टू टेस्ट द जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। जितने भी क्रॉप्स ग्रो हो रहे हैं और उनमें जेनेटिक कुछ बदलाव किए गए हैं, सो उन सबको टेस्ट करना ये GEC के अंतर्गत आता है। ठीक है, टू टेस्ट द GMO क्रॉप्स इन द फील्ड विदाउट हार्मिंग द एनवायरमेंट। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, टू टेस्ट द जीएम क्रॉप बिफोर इट रोल्स इनटू द मार्केट। मतलब कि मार्केट में जाने से पहले, ठीक है, जैसे कि ह्यूमंस के ऊपर ये क्या इम्पैक्ट करेगा, ह्यूमंस की हेल्थ पे ये क्या इम्पैक्ट करेगा, इन सब चीज़ों को ध्यान में देते हुए जीएम क्रॉप्स में जो भी बदलाव हैं उनको देखते हुए GEAC सबसे पहले अपनी रिपोर्ट पब्लिश करती है। ठीक है, उसके बाद ही जाके कोई भी क्रॉप मार्केट में रिलीज किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, जो जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी है ये क्या करती है? दिस मेक्स डिसीजंस रिगार्डिंग द वैलिडिटी ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड रिसर्च एंड सेफ्टी ऑफ इंट्रोड्यूसिंग GM क्रॉप्स। ठीक है, फॉर पब्लिक सर्विसेज।
इट हैज़ लेड आउट रूल्स फॉर मैन्युफैक्चर करना, यूज करना, इंपोर्ट करना, एक्सपोर्ट करना एंड स्टोरेज ऑफ हैजार्डियस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर कहीं भी मैन्युफैक्चरिंग की बात आ जाए, स्टोरेज की बात आ जाए, ठीक है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट की बात आ जाए और वो सारे की सारी चीज़ें जेनेटिकली मॉडिफाइड हों, सो वहाँ पे GEAC की वहाँ पे मान्यता चाहिए होती है, मतलब कि वहाँ पे इसकी हामी चाहिए होती है। ठीक है, इतना क्लियर है? तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, नोट डाउन कर लीजिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अगर मैं अभी जो रूल्स हैं उनकी बात करूं, सो जो ट्रांसजेनिक सीड्स हैं दे मस्ट बी टेस्टेड इन ओपन फील्ड्स। ठीक है, मतलब कि इनको ऑन ग्राउंड जाके इनको प्रैक्टिकली इनको एक तरह से टेस्ट करने की जरूरत है बिफोर दे कैन होप टू बी अ क्लियर्ड बाय जेनेटिकली इंजीनियर्ड और इंजीनियरिंग अप्रेजल कमिटी फॉर कमर्शियल डेवलपमेंट। ठीक है, और अगर बात करूं सो इंडिया में अभी तक जो ट्रांसजेनिक कॉटन है, ठीक है, जो ट्रांसजेनिक कॉटन है ये एक तरह का सिर्फ जीएम क्रॉप है। ये एकमात्र ऐसा जीएम क्रॉप है, ये एकमात्र ऐसा जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है जो कि अप्रूव किया गया है GEAC के द्वारा एंड इज करेंटली बीइंग कल्टिवेटेड इन फील्ड्स इन इंडिया। ठीक है, अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि कौन सा ऐसा जीएम क्रॉप है जो कि इंडिया ने जो GEAC कमिटी है उसने अप्रूव किया है, सो दैट इज योर जेनेटिकली दैट इज योर ट्रांसजेनिक कॉटन। ठीक है, और ये एक तरह का जीएम क्रॉप है, दिस इज योर जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप। इतना क्लियर है? तो आगे देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास न्यूज आ रही है नॉर्थ स्ट्रीम से। न्यूज हमारी नॉर्थ स्ट्रीम से आ रही है। नॉर्थ स्ट्रीम सैबोटेज प्रॉब टर्न्स टू क्लूज इनसाइड पोलैंड, ये एक रिपोर्ट कह रही है। ठीक है, अब ये तो हमारे पास न्यूज आ गई, अब इसका मेन कंटेंट क्या है? सो कंटेंट हमको दो चीज पढ़नी है। पहला है नॉर्थ स्ट्रीम, हमें पढ़ना है नॉर्थ स्ट्रीम के बारे में। दूसरा हमें पढ़ना है कंसेप्ट ऑफ HMX विच इज हाई मेल्टिंग एक्सप्लोजिव। ये HMX क्या होता है, हमें इसके बारे में पढ़ने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कंसेप्ट ऑफ HMX दिया हुआ है, इसीलिए ये न्यूज में आता है और ये पढ़ने के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो देखते हैं, पहले पढ़ते हैं कंसेप्ट ऑफ HMX। HMX क्या होता है? बेसिकली दिस इज ए हाई मेल्टिंग एक्सप्लोजिव। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? हाई मेल्टिंग एक्सप्लोजिव। इसको ऑक्टाजन भी बोलते हैं। ऑक्टाजन बेसिकली ये कलरलेस सब्सटेंस होता है जो कि यूज किया जाता है डिमोलिश करने के लिए बिल्डिंग्स को जो पानी के अंदर होते हैं। ठीक है, विच आर इन दी अंडर वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर। और एक तरह से ये बहुत ज्यादा पावरफुल है एज कंपेयर टू योर नाइट्रोएमीन हाई एक्सप्लोजिव। ठीक है, जो RDX होता है, जो TNTs होते हैं, TNT इज योर ट्राई नाइट्रोटाउलिन। ठीक है, सो जो ये सब चीजें होती हैं इनसे भी ज्यादा पावरफुल होता है HMX विच इज हाई मेल्टिंग एक्सप्लोजिव। ओके, अगर बात करूं HMX की, सो ये एक्सप्लोड होता है वॉलेंटली at a high temperature of 534 degree Fahrenheit and above. Because of this property, high melting explosive is used in nuclear devices. Most important, पहली चीज that it is used in nuclear devices. दूसरा, plastic explosive, दूसरा important point. तीसरा, this is also used in the rocket fuels. अगर question आए कि does HMX is used in the rocket fuels or not, so yes, they are being used in the rocket fuels as well. And bursters charges. ठीक है, so इन सब जगहों पे जो हाई मेल्टिंग एक्सप्लोजिव है इनका यूज होता है। अगर मैं इसके मेल्टिंग पॉइंट की बात करूं, सो इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है? दैट इज दी
276 डिग्री सेल्सियस। और बॉइलिंग पॉइंट की बात करूं सो दैट इज दी 906.1 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, सो दिस इज अबाउट द कंसेप्ट ऑफ हाई मेल्टिंग एक्सप्लोजिव। एग्जाम में ये चीज आ सकता है कि ऐसे क्वेश्चन दिया रहेगा कि दिस इज ऑल्सो नोन एज ऑक्टेजन, सो ट्रू और फॉल्स, इट इज ट्रू। ठीक है, और ये कहां कहां यूज होता है ये भी यहां पे गिवन है। नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। सो अब पढ़ेंगे अबाउट नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन। नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन के बारे में पढ़ेंगे क्योंकि ये न्यूज में दी हुई है। अच्छा, ये जो है ये आपका GS2 से लिंक होता है, GS2 एंड GS3। GS3 क्यों? क्योंकि यहाँ पे कंसेप्ट ऑफ HMX आ गया है और ये आपका साइंस एंड टेक से लिंक होगा। और GS2 क्यों? क्योंकि यहाँ पे नॉर्थ स्ट्रीम की बात की गई है विच इज इन द रीजन ऑफ बाल्टिक। सो देखते हैं अबाउट नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइंस। सो जब मैं नॉर्थ स्ट्रीम की बात करता हूं, सो व्हेन आई से नॉर्थ स्ट्रीम आई मीन दैट देयर आर टू टाइप्स ऑफ नॉर्थ स्ट्रीम्स। ठीक है, यहाँ पे दो नॉर्थ स्ट्रीम्स हैं, नॉर्थ स्ट्रीम 1 एंड नॉर्थ स्ट्रीम 2। ओके, सो ये देखिए, ये आपकी ग्रीन कलर की जो लाइन आ रही है ये नॉर्थ स्ट्रीम 1 है। ठीक है, और जो पर्पल कलर के जो डॉट्स आ रहे हैं ये आपका नॉर्थ स्ट्रीम 2 है। ओके, देखते हैं जो रशियन फेडरेशन है, सो रशिया में जो एक प्लेस का नाम है विच इज वायबॉग, वायबॉग से लेकर जर्मनी के ग्रेफ्सवॉल्ड तक, यहाँ तक जो ये नॉर्थ स्ट्रीम है ये कवर होती है। और इट इज गोइंग थ्रू दी बाल्टिक सी, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये बाल्टिक सी से होते हुए ये यहाँ पे पास होती है एंड इट फाइनली रीचेस टू दी ग्रिफ्सवॉल्ड रीजन विच इज इन द जर्मनी। ओके, नाउ पढ़ते हैं इसके बारे में। सो नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन बेसिकली कंसिस्ट्स ऑफ टू पाइपलाइंस। ठीक है, नॉर्थ स्ट्रीम 1 एंड नॉर्थ स्ट्रीम 2। नाउ अगर नॉर्थ स्ट्रीम 1 की बात करूं सो ये 1224 किलोमीटर लॉन्ग है, अंडर वाटर गैस पाइपलाइन है एंड इट रन्स फ्रॉम वायबॉग इन नॉर्थ वेस्ट रशिया टू लबमिन इन नॉर्थ ईस्टर्न जर्मनी वाया बाल्टिक सी। ये कहां पे हमने जैसे भी देख लिया। और ये कंप्लीट कब हुआ था? ये कंप्लीट हुआ था 2011 में। नाउ अगर नॉर्थ स्ट्रीम 2 की बात की जाए सो इट रन्स फ्रॉम उस्टलुंगा इन द लेनिनग्राड टू लबमिन, वॉज कंप्लीटेड इन सितंबर 2021। और इसकी जो कैपेसिटी है दैट इज 55 बिलियन क्यूबिक मीटर्स ऑफ गैस पर ईयर once it becomes operational। ठीक है, सो एज कंपेयर टू दिस इसकी जो हाईएस्ट कैपेसिटी है वो 55 बिलियन क्यूबिक मीटर्स है। ओके, सो ये था अबाउट नॉर्थ स्ट्रीम 1 एंड नॉर्थ स्ट्रीम 2। आपसे लोकेशन पूछा जा सकता है एग्जाम में कि कहाँ से लेकर कहाँ तक जो नॉर्थ स्ट्रीम है वो स्टार्ट और एंड हो रहा है। सो नॉर्थ स्ट्रीम 1 एंड नॉर्थ स्ट्रीम 2 दिस इज लोकेटेड इन द रीजन ऑफ बाल्टिक सी, पहली चीज। दूसरी चीज, it has a starting point from Vyborg which is in Russia and it gets ended in the Greifswald region which is in the Germany। और अगर नॉर्थ स्ट्रीम 2 की बात करूं सो जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है रशिया का विच इज उस्तलुंगा, सो उस्तलुंगा से लेकर यहाँ पे लबमिन तक, यहाँ पे एक रीजन है लबमिन, यहाँ तक में जो एक पाइपलाइन आती है दैट इज कॉल्ड नॉर्थ स्ट्रीम 2 पाइपलाइन। इतना क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं, टेक अ स्क्रीनशॉट, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है न्यूज़ इंडिया नेपाल के बारे में। इंडिया नेपाल ये आपका जनरल स्टडीज 2 में आ जाएगा विच इज इंटरनेशनल रिलेशंस नेबरिंग कंट्रीज,
ठीक है, देखते हैं टॉपिक क्या है। तो यहाँ पे क्लीन एनर्जी डील की बात हो रही है बिटवीन नेपाल एंड इंडिया, ठीक है, एंड इट हैज़ ओपनड अ न्यू डोर ऑफ रिलेशनशिप, ये नेपाल के पीएम ने कहा है। अब न्यूज़ में क्या कहा है, क्या बात है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है वो यहाँ पे दिया हुआ है। सो नेपाल एंड इंडिया आर वर्किंग टू इंक्रीज क्रॉस बॉर्डर कनेक्टिविटी एंड एनर्जी कॉपरेशन, ठीक है। ऐसा क्यों कर रहे हैं, बिकॉज जो नेपाल कंट्री है दैट हैज द हाईएस्ट पोटेंशियल टू हार्नेस द रिन्यूएबल एनर्जी, फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोइलेक्ट्रिक एनर्जी, हाइड्रोइलेक्ट्रिक एनर्जी। क्यों, क्योंकि जो नेपाल स्थित है, नेपाल हल्का सा सी लेवल के ऊपर स्थित है। ओके, नाउ मैं अगर बात करूं नेपाल रीजन की, सो इट हैज द लॉन्ग टर्म एनर्जी कॉपरेशन प्लान विथ इंडिया, ठीक है, एंड नेपाल विल बी द वे टू एक्सपोर्ट अप टू 10,000 मेगावाट्स ऑफ एनर्जी टू इंडिया, और ये अभी तक के डेकेड में इतना ये एक्सपोर्ट कर चुका है, ठीक है, और करने भी वाला है। अगर इंडिया नेपाल की बात हो रही है और एनर्जी कॉर्पोरेशन की बात हो रही है, सो इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक निकल के आता है विच इज नोन एज ट्रीटी ऑफ महाकली। सो महाकली ट्रीटी क्या होता है, देखते हैं इसके बारे में। सो अ ट्रीटी विच इज कॉल्ड एज महाकली ट्रीटी, दिस इज अ कंसर्निंग because this is the integration point and development of महाकाली रिवर। जो महाकाली रिवर है इन नेपाल, उसके बेस पे ये ट्रीटी को साइन किया गया है, ठीक है, विच इंक्लूडेड सरादा बैरेज एंड तनकपुर बैरेज एंड पंचेश्वर डैम प्रोजेक्ट वॉज साइन बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ नेपाल एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन February 12, 1996। सो ये क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यहाँ पे इंडिया और नेपाल की बात हो रही है, और कभी भी अगर एनर्जी कॉर्पोरेशन की बात हो सो आप ये पॉइंट को वहां पे हाईलाइट कर सकते हैं, ठीक है, विच इज दी महाकाली ट्रीटी। इतना क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। Let's see. Indian Institute of Technology Madras generates hydrogen from sea water using solar energy. So ये एक डेवलपमेंट देखने को मिल रही है क्या, कि सी वाटर का यूज करके हम हाइड्रोजन को वहां से हार्नेस कर रहे हैं। सो ये आपका स्पेशली जीएस पेपर 3 में आ जाएगा, विच इज साइंस एंड टेक, साइंस एंड टेक, ठीक है। देखते हैं न्यूज क्या आ रही है। सो ये जो प्रोसेस है ना, ये क्यों ऐसा हो रहा है, बिकॉज दिस इज अ कॉस्ट इफेक्टिव प्रोसेस, ठीक है, वे टू इलेक्ट्रोलाइज सी वाटर टू जनरेट हाइड्रोजन। यहां पे यूज क्या हो रहा है, जो सी वाटर है हम उसको इलेक्ट्रोलिसिस करके हम उसमें से हाइड्रोजन गैस को हार्नेस कर रहे हैं, ये हम कर रहे हैं। और ऐसा क्यों कर रहे हैं, बिकॉज दिस इज द कॉस्ट इफेक्टिव वे। अच्छा, मैं अगर बात करूं इसमें जो वाटर है वो कौन सा यूज हो रहा है, सो एल्कलाइन वाटर हैज बीन यूज्ड। एल्कलाइन वाटर क्यों, बिकॉज एल्कलाइन वाटर इलेक्ट्रोलाइजर टेक्नोलॉजी is energy intensive, requires an expensive oxide polymer separator and uses fresh water for electrolysis, ठीक है। मैं अगर बात करूं यहां पे फ्रेश वाटर की और प्योर वाटर की, सो यहां पे जो रिसर्च टीम है उन्होंने क्या किया कि इन प्लेस ऑफ प्योर और फ्रेश वाटर उन्होंने क्या किया, द टीम हैज डेवलप्ड एन इलेक्ट्रोलाइजर यूजिंग एन एल्कलाइन सी वाटर। अब आप लोग पूछेंगे कि ये क्या चीज है भाई। सो एल्कलाइन सी वाटर एक ऐसा होता है वाटर जिसमें कि मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं, मिनरल्स अलॉन्ग विद सम मेटल्स, मिनरल्स प्लस मेटल्स, ठीक है, उसको बोलते हैं एल्कलाइन सी वाटर या फिर सिंपली एल्कलाइन वाटर।
क्यों? क्योंकि दे यूज्ड अ कार्बन सपोर्ट बेस्ड सिस्टम और मटेरियल फॉर इलेक्ट्रोड्स। अगर वो लोग मेटल का यूज करते सो हम लोग जानते हैं कि जो मेटल होती है उस पे जंग लग जाता है, ठीक है, उस पे कोरोसिव मटेरियल लग जाता है, जिसके तहत क्या होता है कि इस पे रस्ट लगनी शुरू हो जाती है। सो इस चीज से बचने के लिए जो रिसर्च टीम है उन्होंने कार्बन बेस्ड सपोर्ट का यूज किया इन द इलेक्ट्रोड्स इंस्टेड ऑफ मेटल्स टू ऑलमोस्ट एलिमिनेट द पॉसिबिलिटी ऑफ कोरोजन। सो जो कोरोजन है इस चीज को हटाने के लिए यहाँ पे कार्बन बेस्ड मटेरियल का यूज किया गया। नाउ they also designed and developed transition metal based catalysts that can catalyze both oxygen and hydrogen, ठीक है। और since conventional metal support materials get easily corroded when seawater is used, that is why carbon based support material has been used. in simple language यहाँ पे सी वाटर है, हम लोग जानते हैं कि सी वाटर में क्या होता है, यहाँ पे नमक होता है, सॉल्ट होता है विच इज NaCl, सोडियम क्लोराइड हमें पता है। और अगर ये जो है मेटल स्ट्रिप के कांटेक्ट में आएगा सो यहाँ पे रस्ट लगने के चांसेस हैं। सो इस चीज को ना होने दे इसलिए यहाँ पे कार्बन बेस्ड जो मटेरियल है उनका यूज किया गया है, ठीक है। इतना क्लियर है? आगे देखते हैं। यहाँ पे एक और टॉपिक निकल के आता है विच इज हाइपोक्लोराइट। सो ये क्या है, हम इसके बारे में पढ़ने की कोशिश करते हैं। सो जब सी वाटर यूज होता है इलेक्ट्रोलिसिस के लिए, व्हेन सी वाटर इज यूज्ड फॉर इलेक्ट्रोलिसिस, हाइपोक्लोराइट फॉर्मेशन अकर्स। अब ये क्या होता है, हाइपोक्लोराइट जो है इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कोरोजन ऑफ इलेक्ट्रोड सपोर्ट मटेरियल and competes with the oxygen evolution, thus reducing the amount of oxygen produced. क्या हो रहा है, ये बेसिकली एक प्रोसेस है। कौन सा प्रोसेस है देखते हैं। प्रोसेस जहां पे कि रस्ट या फिर कोरोजन हो जाती है, ठीक है, कहां पे, मेटल्स के ऊपर, ठीक है, उसको बोलते हैं हम लोग हाइपोक्लोराइट, ठीक है। नाउ मैं अगर बात करूं एल्कलाइन वाटर की, यहां पे एल्कलाइन वाटर को यूज क्यों किया गया है, बिकॉज देखो जो मेन डिफरेंस है ना टैप वाटर में और एल्कलाइन वाटर में, वो यही है कि जो टैप वाटर होता है उसमें क्या होता है कि आपका मेटल कंपाउंड्स एज कंपेयर टू एल्कलाइन वाटर बहुत ज्यादा कम होता है। नाउ the main difference between tap water and alkaline water, and that is the alkaline water has less acidity। अगर pH स्केल की बात करें, ठीक है, सो pH स्केल पे ये जो alkaline water है this will show less acidic nature, that is why it is called as alkaline, because it contains the following metal compounds such as calcium, silica, पोटेशियम, मैग्नीशियम एंड बाइकार्बोनेट्स। सो ये सारी चीजें एल्कलाइन वाटर में प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, और इसीलिए इसको बोलते हैं एल्कलाइन वाटर। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज जो एल्कलाइन वाटर है वो लेस एसिडिक होती है एज कंपेयर टू टैप वाटर। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, टेक अ स्क्रीनशॉट, नोट डाउन करते रहिए कीजिए आप लोग, क्योंकि ये सब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज योर कंसेप्ट ऑफ टाउरीन। टाउरीन क्या होता है, ये न्यूज में है बिकॉज अभी अभी रिसर्च हुई है माइस के ऊपर, जो चूहे होते हैं उनके ऊपर, कि जो टाउरीन है उसका इफेक्ट देखा गया है विथ रिस्पेक्ट टू एज। एज कैसे, आई टेल यू। देखिए साइंटिस्ट ने ये चीज देखी है कि जो टाउरीन है अभी जो एनिमल्स हैं उनके ऊपर,
नॉट ऑन ह्यूमंस बट ऑन एनिमल्स, जो टाउरिन है वो एक तरह से एज को कम कर देता है। क्या मतलब कि मान लीजिए हमारे पास दो सब्जेक्ट हैं, सब्जेक्ट 1 एंड सब्जेक्ट 2, ठीक है, यहाँ पे माइस 1 एंड माइस 2, ठीक है। अगर माइस 1 में हम लोग टॉरिन को इंजेक्ट करते हैं और इसमें नहीं करते हैं, सो हम लोग ने ये देखा कि जो माइस 1 है जिसमें टॉरिन को हमने इंजेक्ट किया है, उसमें क्या होगा कि उसमें जो एज है वो कम दिखेगी। क्या मतलब कि बिकॉज इट इम्पैक्ट्स द एज। सो ये न्यूज़ है और इसी के बेस पे हमारा आज का कंटेंट निकल के आता है, विच इज़ योर अबाउट टाउरिन। और यहाँ पे जो बहुत सारे मिथ हैं लोगों के, वो भी दूर हो जाएंगे कि मतलब ये जो टाउरिन होता है, आजकल बहुत ही एक फेमस एक ड्रिंक आती है विच इज़ कॉल्ड रेड बुल ड्रिंक। सो लोगों के बहुत सारे उसमें मिथ्स हैं, मिसकंसेप्शंस भी हैं कि उसमें क्या होता है क्या नहीं होता। सो लेट्स सी। सो टाउरिन की बात की जाए, टाउरिन इज एन एमिनो एसिड, पहली चीज, और ये हर किसी में होता है। ये ह्यूमंस में भी होता है। ह्यूमंस में कहाँ होता है? ये ह्यूमंस में होता है इन योर लार्ज इंटेस्टाइन, इन लार्ज इंटेस्टाइन, पहली चीज। वो बात अलग है कि बहुत ही कम मात्रा में होता है, लेकिन होता जरूर है। अगर मैं एनिमल्स की बात करूं तो इनमें ये अबंडेंट मात्रा में होता है, मतलब कि इनमें ये बहुत ज्यादा मात्रा में होता है, ठीक है। और अगर मैं टाउरिन की बात करूं विच इज एन एमिनो एसिड, सो ये एक तरह से नेचुरली अकरिंग प्रोडक्ट है जो कि फिश में होता है, मीट्स में होता है और बहुत सारे नॉन वेज फूड्स में भी होता है। सो दिस इज एन नेचुरली अकरिंग एमिनो एसिड which is in foods with proteins such as meat और fish. ओके, अगर ह्यूमन बॉडी की बात की जाए, सो ह्यूमन बॉडी यूजेस टाउरिन फॉर इन इट्स एक्शन सेल्स। इनका क्या मतलब हुआ कि देखिए, टाउरिन बेसिकली एक तरह से एनर्जी एनहांसमेंट के लिए यूज होता है, हमें पता है ये चीज, ठीक है। बहुत सारे जो स्पोर्ट्स प्लेयर हैं, जो जिम एंथुसियास्ट हैं, वो सारे ये कंज्यूम करते हैं इन देयर वर्कआउट, ठीक है। सो वन एग्जांपल इज दैट टाउरिन इज यूज्ड फॉर एनर्जी प्रोडक्शन। टाउरिन आल्सो हेल्प्स द बॉडी प्रोसेस बाइल एसिड एंड बैलेंस फ्लूइड्स। इसका एक ये भी फंक्शन होता है, सिर्फ एनर्जी प्रोडक्शन ही करना नहीं होता इसका मेन फंक्शन। इसका एक फंक्शन होता है दैट इट हेल्प्स बॉडी to process the bile acid and balance the fluids, salts and minerals among other actions, ठीक है। सो एनर्जी प्रोडक्शन के साथ साथ ये एक तरह से बॉडीली फ्लूइड्स जितने भी होते हैं वो बॉडी में मेंटेन करने में हेल्प भी करता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नाउ अब अगर मैं टाउरिन की बात करूं, सो क्या था कि दिस इज एन नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस इन बोथ ह्यूमंस एज वेल एज इन द एनिमल्स। नाउ टाउरिन की बात करूं, या फिर इसको एक और नाम से बोलते हैं विच इज द 2 एमिनो इथेन सल्फोनिक एसिड, ठीक है। क्या बताया मैंने? 2 एमिनो इथेनोइक सल्फोनिक एसिड, ठीक है। और ये एक तरह से क्या होता है? सो दिस इज अ नॉन प्रोटीनोजेनिक एमिनो सल्फोनिक एसिड। इसमें कोई प्रोटीन नहीं होता। दिस इज ए सिंपल एमिनो एसिड, और वी से दिस इज द 2 एमिनो इथेन सल्फोनिक एसिड। और ये वाइडली यूज होता है और ये वाइडली डिस्ट्रीब्यूट भी होता है और प्रेजेंट भी होता है इन दी एनिमल टिश्यूज। ये एनिमल टिश्यूज में बहुत ज्यादा मात्रा में ये प्रेजेंट होता है। और अगर ह्यूमंस की बात करें, सो ये ह्यूमंस के जो लार्ज इंटेस्टाइन है, जैसा कि मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया, वहां भी ये प्रेजेंट होता है, ठीक है। एंड इट अकाउंट्स अप टू 0.1%
ऑफ टोटल ह्यूमन बॉडी वेट, मतलब कि जितना भी एक ह्यूमन का वेट होगा उस वेट का 0.1% जो होगा वो टाउरीन होगा। सो ऐसा नहीं है कि हमारे बॉडी में टाउरीन होता ही नहीं है, वो बात अलग है कि हम लोग दूसरा सप्लीमेंट लेते हैं, जैसे कि हमने कोई ड्रिंक्स ले लिया, ठीक है, उनमें ये प्रेजेंट होता है। सो पहली चीज ये कि दिस इज दी 2 एमिनो इथेन सल्फोनिक एसिड। अगर मैं इसको ड्रॉ करूं सो इट वुड बी 2 एमिनो इथेन, ठीक है। सो दिस वुड बी लाइक दिस, ये कुछ ऐसे हो जाएगा आपका। ठीक है, ये कुछ ऐसे हो जाएगा 2 एमिनो इथेनोइक सल्फोनिक एसिड, ठीक है। सो एक बहुत ज्यादा मिथ मार्केट में फैल रहा है कि जो टाउरीन है वो हम लोग एनिमल्स लेते हैं, ऐसा नहीं है। जो रेडबुल है, ठीक है, वो एक तरह से जो टाउरीन वहां पे यूज हो रहा है ना, वो वहां पे सिंथेटिक है, दैट इज दी लैब मेड सिंथेटिक प्रोडक्ट है एक तरह से ये, दैट इज नॉट द एक्चुअल टाउरीन। एक्चुअल टाउरीन तो जो एनिमल का है वो आप और हम कभी भी डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि जो भी ये है टाउरीन जो भी यूज हो रहा है, चाहे वो कोई सा भी आपका एनर्जी ड्रिंक हो, वहां पे सिंथेटिक इसका यूज हो रहा है, दैट इज द लैब मेड टाउरीन। टाउरीन को लैब में बना के बाय सिंथेटिक प्रोसेस फिर वहां पे यूज होता है और उसके बाद उसको किसी भी ड्रिंक में उसको कंज्यूम किया जाता है, ठीक है। सो दिस इज अबाउट दी टाउरीन, और ये आपका जीएस पेपर 3 से लिंक होता है, जीएस पेपर 3। नेक्स्ट देखते हैं, टेक अ स्क्रीनशॉट, नोट डाउन करते रहिएगा क्योंकि ये सारे टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम में कब क्या आ जाए कोई नहीं जानता। नेक्स्ट है, कैन प्लांट्स डिस्टिंग्विश व्हेन टच स्टार्ट्स एंड स्टॉप्स, मतलब कि क्या प्लांट्स को मालूम है कि उनको कब टच किया जा रहा है कब नहीं किया जा रहा, ठीक है। अब देखिए यहां पे हम लोग जीएस पेपर 3 की बात कर रहे हैं। सो साइंटिस्ट ने भी क्या रिसर्च किया है, जैसे कि ये प्लांट है, ये प्लांट की लीफ है, ठीक है। सो रिसर्च में ये देखा गया है कि जब प्लांट्स को हम लोग छूते हैं और जब नहीं छूते हैं, सो प्लांट्स को ये चीज मालूम होती है कि उनको कब टच किया जा रहा है कब टच नहीं किया जा रहा। सो ऐसा क्यों हो रहा है, बिकॉज दे हैव द नर्व्स, इनके पूरे लीफ में और इनके पूरे प्लांट के स्ट्रक्चर में नर्व्स होते हैं जो कि एक तरह से सेंसिटिव होते हैं टू टच। ध्यान दीजिएगा, टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, ठीक है। और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए गए, ठीक है, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए गए प्लांट सेल्स के ऊपर, और ये पाया गया कि वहां पे जो कैल्शियम आयंस होते हैं ना, कैल्शियम आयंस, ठीक है, ये क्या होते हैं, हर एक प्लांट में कुछ ना कुछ मात्रा में कैल्शियम आयंस प्रेजेंट होते हैं, जिनको बोलते हैं हम लोग साइटोसोलिक कैल्शियम। साइटोसोलिक कैल्शियम, ये कौन सा कैल्शियम है, ये कैल्शियम होता है विच इज प्रेजेंट इन द प्लांट्स बॉडी, इन द प्लांट्स बॉडी। और ये ट्रैवल होता है कहां से, इट ट्रैवल्स फ्रॉम द सेल, फ्रॉम द प्लांट, sorry, in the plant and through the cell, through the cell, ठीक है। सो इसकी क्वांटिटी को देखकर
इसके हम लोग ट्रैवलिंग के डेटा को देखकर हम ये पता लगा सकते हैं कि वेदर ए प्लांट डज हैव इट्स टच सेंसिटिविटी और नॉट। ठीक है, सो ये क्या चीज है, दिस इज ए साइटोसोलिक कैल्शियम, और ये एक तरह का कैल्शियम आयन है जो कि प्लांट में प्रेजेंट होता है। इतना क्लियर है? ठीक है, सो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट इज अबाउट योर पेमेंट सिस्टम operators. This is your GS paper 3 Indian economy. Indian economy, ठीक है, और ये न्यूज आ रही है फ्रॉम द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। देखते हैं न्यूज क्या आ रही है। सो जैसा कि आप और हम लोग पेटीएम यूज करते हैं ना, पेटीएम हो गया या फिर कोई भी पेमेंट सिस्टम, जैसे कि आपका पेपॉल हो गया, रुपे हो गया, मास्टर कार्ड हो गया, वीजा हो गया। सो ये सारी चीजें क्या है, दीज आर योर एग्जांपल्स ऑफ पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर्स। ठीक है, देखते हैं इसके बारे में। पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर्स क्या होते हैं? दे आर द एंटिटीज और दे आर द गेटवेज which facilitate the movement of funds between payers and the payee। जिसको पैसा भेजना है वो और जो भेज रहा है वो, उन दोनों के बीच में जो एक चैनल है, जो एक गेटवे है, उसको बोलते हैं पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर्स। ठीक है, इतना क्लियर है? दे प्रोवाइड द नेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टेक्नोलॉजी टू एनेबल वेरियस पेमेंट ट्रांजेक्शंस सच एज ऑनलाइन पेमेंट्स, कार्ड पेमेंट्स, मोबाइल पेमेंट्स एंड इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर सच एज NEFT। NEFT हो गया। ठीक है, सो ये सारी चीजें क्या है, दीज आर योर प्लेटफॉर्म्स। ठीक है, पेमेंट ट्रांजेक्शन्स है, ये कौन कौन सी होती हैं। नाउ अगर मैं कुछ फेमस PSOs की बात करूं विच इज योर पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर्स, सो पहला आ जाता है आपका पेपॉल। ठीक है, पेपॉल हो गया, फिर रुपे हो गया, वीजा हो गया, मास्टर कार्ड, पेटीएम हो गया। सो ये सारी चीजें क्या हैं, दीज आर योर फेमस PSOs प्लेटफॉर्म, जहां पे कि जो ट्रांजैक्शन है वो पॉसिबल हो सकता है। ठीक है, टेक अ स्क्रीनशॉट। ऑल राइट, सो आई होप कि आप लोगों को 11 जून का करंट अफेयर्स बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है सो प्लीज डू गिव अ like this video and you can share this as well with your friends। ठीक है, हम लोग फिर मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए कीप ऑन रिवाइजिंग, कीप ऑन स्टडिंग। जय हिंद एंड टेक केयर।